अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 8 है। जो आज हम पढ़ेंगे वो कैश मेमोरी पढ़ेंगे कि कैश मेमोरी क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने रैम को पढ़ा था कि रैम क्या होता है। रैम जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, हम करते क्या है, सीपीयू उस पर डाटा उससे रीड करने के लिए और डाटा राइट करने के लिए उसे मेमोरी को यूज़ करता है। कैश मेमोरी भी इसी तरह से होती है। ऐसी कैश मेमोरी भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। कैश मेमोरी इज़ अ वेरी स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत ही एक छोटी सी और हाई स्पीड मेमोरी होती है कि जो डाटा को स्टोर करती है अपने पास और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है अपने पास। इसको यूज़ हम करते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस को, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। जो कैश मेमोरी होती है जो डाटा स्टोर करती है, डाटा किस तरह से स्टोर करती है। जो कोई भी हमारा डाटा होता है जो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, सीपीयू क्या करता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा कुछ बाइट उसमें से वो डाटा वो अब कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। किस लिए स्टोर करता है? स्टोर इसलिए करता है ताकि बाद में भी अगर उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसे वहाँ से यूज़ कर सके, उसे दोबारा से मेन मेमोरी में ना ढूंढना पड़े। वो जब भी सीपीयू ने किसी डाटा को प्रोसेस करना वो सबसे पहले कैश मेमोरी में देखेगा। अगर उसको कैश मेमोरी में मिल जाता है तो वो वहीं से उठा के उसको प्रोसेस करेगा। अगर वो उसको वहाँ से नहीं मिलता तो फिर वो बाद में उसकी मेन मेमोरी रैम में जाके डाटा को ढूंढता है। कैश मेमोरी के लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। जो कैश मेमोरी के फर्स्ट लेवल है ये सीपीयू के इनसाइड द सीपीयू होता है। फर्स्ट इसका लेवल है इनसाइड द सीपीयू होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 8 किलोबिट टू 128 किलोबिट होती है। ये बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है लेकिन वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, कॉस्टली मेमोरी होती है, फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है? क्योंकि ये सीपीयू के बिल्कुल अंदर लोकेट होती है, बिल्कुल अंदर लगी होती है। अगर सीपीयू को ने वहाँ से डाटा लेना है तो उसको बाहर से जाके डाटा नहीं ढूंढना पड़ता, वो सीपीयू को उसके अंदर से ही वहाँ से डाटा उठा लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आनी है तो उसको टाइम लगेगा मुझे ज़्यादा। अगर मेरे पास कोई यहाँ से चीज़ मैंने यहाँ पे लेके आनी है तो उससे मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। इसी तरह से जब सीपीयू को कोई चीज़ कैश मेमोरी से मिल जाती है तो उसका टाइम बहुत सारा बच जाता है। लेवल 1 हमारा सबसे फर्स्ट लेवल, जो पहला लेवल है लेवल 1 है, वेरी फास्ट होता है, कॉस्टली होता है और इसकी अगर ये फास्ट है तो इसकी कैपेसिटी जो होती है स्लो होती है। एक चीज़ याद रखनी है कि जिस चीज़ की जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। उसके बाद लेवल 2 आ जाता है। कैश मेमोरी का लेवल 2 है जो ये होता है सीपीयू के बाहर लेकिन सीपीयू के साथ अटैच होता है। ये सीपीयू के अंदर नहीं होता, सीपीयू के साथ अटैच होता है। ये L1 के मुकाबले में स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि अब ये सीपीयू से बाहर चला गया है। इसका लेवल 2 जो है कैश मेमोरी का, इसकी जो कैपेसिटी होती है 512 किलोबिट से लेके 8 MB तक होती है। अब इसकी देखें कैपेसिटी बढ़ गई है तो इसकी स्पीड, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, उतनी ही स्लो होती जाएगी। ये हमारा लेवल 2 है, L1 के मुकाबले में ये स्लो होगा। और उसके बाद हमारा लेवल 3 आ जाता है। जो लेवल 3 होता है ये सीपीयू से सेपरेट होता है, सीपीयू से बिल्कुल अलहदा होता है, ये सीपीयू के साथ अटैच नहीं होता। और ये जो लेवल 3 है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है जो L1 और L2 के मुकाबले में, दोनों के मुकाबले में स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि ये अब सीपीयू से काफ़ी दूर चला गया है, सीपीयू से बाहर चला गया। जो इसकी कैपेसिटी होती है अप टू 8 MB तक ये डाटा स्टोर कर सकता है। आपका लेवल 3 हो गया। उसके बाद हमारा फ्लैश मेमोरी आ जाता है। फ्लैश मेमोरी हमारी जो हम आजकल हम यूएसबी वगैरह यूज़ करते हैं, ये हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी हम यूज़ करते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये जो कैशे मेमोरी है ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। जो इसमें डाटा होता है कैश मेमोरी में वो सारे का सारा आपका रिमूव हो जाता है जब आपका सीपीयू टर्न ऑफ होता है, आपका कंप्यूटर ऑफ होता है। तो जितना भी डाटा होता है रैम की तरह इसमें से भी, कैश मेमोरी में से भी रिमूव हो जाता है। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी है ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जितना भी आपका डाटा होता है, जितना भी कंटेंट पड़ा होता है वो रिमूव नहीं होता। वो अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर दें, अगर आप यूएसबी को निकाल भी लें तो इसमें जितना भी डाटा स्टोर होता है वो वैसे का वैसे परमानेंटली उसके अंदर महफूज रहता है। कैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी को हम यूज़ करते हैं अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम है, जैसे हम मोबाइल में कार्ड यूज़ करते हैं, अगर आपकी मोबाइल की मेमोरी कम है तो हम क्या करते हैं उसमें मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड भी एक फ्लैश मेमोरी की ही टाइप है, फ्लैश मेमोरी की ही टाइप है। तो इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं कार्ड को? कि हमने अपने मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आपने और ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी है तो हम कहते हैं हम इसमें मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी हम फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम है तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ यूएसबी लगा लेते हैं। जो फ्लैश मेमोरी होती है ये EEP रोम की तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की तरह काम करती है।
और इसमें क्या होता है कि आप जितनी बार मर्जी आप डाटा रिमूव करके दोबारा से डाटा उस पर राइट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कोई पिक्चर्स की हैं, कोई मूवी की है, कोई वीडियो की है, कोई ऑडियो की हुई है, तो आप उसको डिलीट करके जब आपका दिल करे आप दोबारा से नए सिरे से दोबारा कोई और चीज़ कर सकते हैं। जितनी बार मर्जी आप डाटा इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी आप डाटा इस पर राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद CMOS आ जाता है। CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये जो हमारा CMOS होता है, ये एक छोटी सी, ये भी एक स्मॉल सी मेमोरी होती है। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको, उसके अंदर ये भी आपकी मदरबोर्ड पे लगी होती है और इसको हम यूज़ करते हैं कि हमारी जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और क्या काम है CMOS, और हमारा क्या करता है CMOS में हमारा जो टाइम वगैरह होती हैं वो चीज़, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। हमारा टाइम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी वो CMOS में स्टोर होती है। जैसे हम पहले देखते थे हमारे पास मोबाइल होते थे, अब मोबाइल के अगर हम बैटरी निकाल लें तो उसका जो टाइम होता था वो टाइम ख़राब हो जाता था, टाइम रीसेट हो जाता था। लेकिन अब जो हमारे मोबाइल आ रहे हैं, अगर आप उसकी बैटरी निकालें तो उसका टाइम रीसेट नहीं होता, टाइम वहाँ का वहीं रहता है जहाँ पे आपने मोबाइल को छोड़ा था। अगर आप बैटरी निकाल के दोबारा लगाते हैं टाइम ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन इसकी स्टोर हो जाती है। जैसे CMOS है, ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये क्या करती है, अपना डाटा को, अगर आप CPU को, अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दें तो इसमें जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा वैसे ही महफूज रहता है और वो डाटा लॉस नहीं होता। ये बैटरी पावर यूज़ करती है अपने डाटा को, कंटेंट को रिटेन करने के लिए, अपने पास महफूज करने के लिए। डाटा परमानेंटली इस पर भी स्टोर होता है। उसके बाद मेमोरी असेस टाइम आ जाता है। मेमोरी असेस टाइम वो टाइम होता है जो CPU का मेन मेमोरी से डाटा असेस करने का टाइम होता है। वो कितनी देर में डाटा असेस कर सकता है, वहाँ से ले सकता है, वो हमारा CPU मेमोरी असेस टाइम होता है। मेमोरी असेस टाइम में सबसे पहले हमारा मिली सेकंड आ जाता है। मिली सेकंड होता है जो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। मैं कहता हूँ मेरा डाटा मेन मेमोरी से CPU में 1 मिली सेकंड में आया है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा जो डाटा है 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मेन मेमोरी से CPU में पहुंच जाए। इसको जो हम लिखते हैं वो आप 10 की -3 लिखते हैं, 10 की -3 सेकंड कह लें आप इसको। ये इतने सेकंड होता है। मिली सेकंड को हम MS से शो करते हैं। ये 1000 उसका 1 सेकंड का 1000वां, 1 सेकंड को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 की -3 आता है। ये हमारा मिली सेकंड होता है। मिली सेकंड के बाद हमारा माइक्रो सेकंड आ जाता है। माइक्रो सेकंड होता है 1 मिलियंथ ऑफ सेकंड। 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाखवां हिस्सा हमारा जो होता है वो 1 माइक्रो सेकंड होता है। जो माइक्रो सेकंड को हम μs से शो करेंगे, जो होता है इसको क्या करेंगे, 1 को आपने 10 लाख पे डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 10 लाख पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 की -6 आ जाएगा। तो इसको आप 10 की -6 से डिनोट करते हैं माइक्रो सेकंड को। उसके बाद हमारा नैनो सेकंड आ जाता है। नैनो सेकंड होता है 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड। 1 बिलियन में 10 करोड़ होते हैं, तो ये 10 करोड़वां हिस्सा आएगा इसका। तो इसको आपने 1 को 10 करोड़ पे डिवाइड करेंगे तो 10 की -8 आ जाएगा। इसको आपने नैनो सेकंड को NS से डिनोट करते हैं, नैनो सेकंड। तो 10 की -8 सेकंड, 1 सेकंड का 10 करोड़वां हिस्सा होता है जो उसे हम नैनो सेकंड कहते हैं। उसके बाद हमारा पिको सेकंड आ जाता है। जो पिको सेकंड होता है 1 ट्रिलियंथ ऑफ सेकंड। 10 खरब का एक आपका ट्रिलियन होता है, तो 10 खरबवां हिस्सा होता है आपके 1 सेकंड का। तो इसको जो हम पिको सेकंड को PS से डिनोट करते हैं और ये 10 की -12 आएगा इसका, ये सेकंड होते हैं इसमें। उसके बाद मेगाहर्ट्ज़ आ जाता है। मेगाहर्ट्ज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मेगा सेकंड में टाइम है तो उसको आप नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है, आपने उसको जो जितने भी मेगाहर्ट्ज़ है उसको डिवाइड किस पे करना है, 1 बिलियन नैनो सेकंड पे डिवाइड कर देंगे। 1 बिलियन नैनो सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो आपका मेगाहर्ट्ज़ को आप फिर उसमें नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड्स। हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड्स क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, आप कार्ड्स क्या होते हैं, जो आप देखते हैं हमारा CPU का जो आर्किटेक्चर बना होता है वो क्या होता है, उस पर आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, कोई भी डिवाइस अटैच कर सकते हैं। जो आपका होता है आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला हमारा आर्किटेक्चर है वो क्लोज आर्किटेक्चर है। क्लोज आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें कि अलाउ नहीं किया होता यूज़र को कि वो यूज़र मज़ीद डिवाइसेस कोई कार्ड्स वगैरह अपने कंप्यूटर के साथ, मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सके। उस पर जो पहले से अटैच कर दिए हैं वही उस पर रहेंगे और आप मज़ीद अटैच नहीं कर सकते। उसके बाद ओपन आर्किटेक्चर आ जाता है।
ओपन आर्किटेक्चर में क्या होगा, ओपन आर्किटेक्चर में आप कोई भी कार्ड इसमें अलाउ किया होता है यूज़र को कि वो कोई भी किसी भी तरह की कोई डिवाइस, कोई कार्ड, कोई भी चीज़ है उस पर अटैच कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती है। जो आजकल हमारे जितने भी माइक्रो कंप्यूटर आ रहे हैं, जितनी भी और डिफरेंट लैपटॉप्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह आ रहे हैं, आपको अलाउ किया होता है, स्मार्ट कंप्यूटर्स वगैरह आ रहे हैं, सबको पे अलाउ किया होता है कि वो ओपन आर्किटेक्चर होता है। आप कोई किसी भी तरह की कोई भी डिवाइस उसके साथ अटैच कर सकते हैं, कोई भी कार्ड अटैच कर सकते हैं, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती कि आप इसके साथ कोई कार्ड वगैरह अटैच नहीं कर सकते। हमारी टाइप्स आ जाती हैं एक्सपेंशन कार्ड्स की। एक्सपेंशन कार्ड्स की टाइप्स में हमारा सबसे पहले वीडियो कार्ड आ जाता है। वीडियो कार्ड किस लिए हम यूज़ करते हैं? वीडियो कार्ड एक कार्ड, ये मदरबोर्ड पे आपका एक कार्ड लगा होता है। इसका काम क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को कोई डाटा वीडियो की फॉर्म में देते हैं, ग्राफिक्स की फॉर्म में देते हैं, इसको आप ग्राफिक फॉर्म भी कह सकते हैं, वीडियो कार्ड को ग्राफिक कार्ड भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है, जो आप ग्राफिक्स की सूरत में, जो पिक्चर की सूरत में, वीडियो की सूरत में हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, ये करता क्या है, उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की फॉर्म में, कंप्यूटर के जिसको अंडरस्टैंड कर सके, कंप्यूटर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है जो उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर उसको जब हमें रिटर्न करना होता है, फिर हमारी वीडियो की फॉर्म में ये रिटर्न करता है। बाद आ जाएंगे, इसकी कैपेसिटी क्या होती है? इसकी जो कैपेसिटी होती है 32 MB तक का हो सकता है, ये आपका वीडियो कार्ड हो सकता है। इसका काम क्या होता है, आपकी वीडियो कंप्यूटर को इनपुट देना और वीडियो आउटपुट कंप्यूटर से लेना। वीडियो की फॉर्म में जितनी भी इनपुट आउटपुट मिलती हैं वो वीडियो कार्ड की सूरत में मिलती है। उसके बाद हमारा साउंड कार्ड आ जाता है। साउंड कार्ड का क्या काम होता है? साउंड कार्ड का जो हम कंप्यूटर को साउंड की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में डाटा देते हैं, वो उसने एक्सेप्ट करना है, लेना है, लेके कंप्यूटर की फॉर्म में उसको कंप्यूटर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देना है, जिसमें कंप्यूटर उसको इजीली प्रोसेस कर सके। उसके बाद उसका काम हमें ऑडियो की फॉर्म में डाटा रिटर्न करना होता है, ये साउंड कार्ड का काम होता है। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाता है, NIC कार्ड आ जाता है। इसका काम क्या होता है, आपका कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है, एनेबल बनाना है कि वो आप इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकें, आप दुनिया में कहीं भी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास NIC कार्ड होना लाजमी है कंप्यूटर में लगा हुआ। ये करेगा कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ अटैच करेगा। उसके बाद टीवी ट्यूनर कार्ड आ जाता है। टीवी ट्यूनर कार्ड हम यूज़ करते हैं अगर आप अपने टीवी मोबाइल उस पे डिवाइस पर, अपने कंप्यूटर पे टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए टीवी ट्यूनर कार्ड यूज़ होता है। तो आप उसके साथ अपनी वो एंटीना वगैरह की केबल लगाते हैं तो वो आपको इस काबिल बना देता है ये कार्ड के आपके कंप्यूटर पे आप फिर चैनल्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। इसके बगैर आप टीवी वगैरह नहीं देख सकते अपने उस पर कंप्यूटर पे। उसके बाद मॉडेम कार्ड आ जाता है। मॉडेम कार्ड का काम होता है आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करना होता है। आपके अगर अपने टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपको मॉडेम कार्ड आपके कंप्यूटर के साथ लगा होना लाजमी है। मॉडेम कार्ड में आपके OPT सेल की केबल वगैरह लगेगी तो आपके कंप्यूटर इस एनेबल हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा कि वो इंटरनेट टेलीफोन कॉल्स वगैरह भी कर सके। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।